हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर नंबर 9 चल रहा था बल व गति के नियम। इसका आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने बल के बारे में बेसिक जाना था, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गति के नियम। तो किसने दिए थे? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने गति के जो नियम है वो कौन कौन से दिए? बल व गति के बारे में, बल व गति के बारे में किससे प्रेरित हुए थे? गैलीलियो से प्रेरित होकर, गैलीलियो से प्रेरित होकर गति के नियम प्रतिपादित किए थे। किससे प्रेरित हुए थे? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक से प्रेरित हुए थे, उनके विचारों से प्रभावित हुए थे और 3 मौलिक नियम प्रस्तुत किए थे, और जिसे गति के नियम कहते हैं, अर्थात जिसे न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ध्यान से देखना इसको। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम है, वो भी इसको कहा जाता है। तो इसको यदि हम परिभाषा के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बने रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही बने रहना चाहती है, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। अर्थात बाह्य बल उस वस्तु पर यदि नहीं लगे तब तक वो सेम जो प्रारंभिक कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग वो बने रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। इसे जड़त्व का नियम है, उस जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में एक निश्चित वेग से गति कर रही है, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो, या एक जगह स्थिर है उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन की गति का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई गति कर रही है, विराम अवस्था में है, तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, और यही क्या न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है, ठीक है। और इसको हम और अधिक रूप से ये कह सकते हैं कि यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम ही रहती है, और गतिशील है तो वह गतिशील बने रहना चाहती है, और वो विरोध करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती रहती है। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे बस, कार आदि में सीट सुरक्षा बेल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन आता है, बस, कार आदि में सीट सुरक्षा बेल्ट का उपयोग। सीट सुरक्षा बेल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? तो वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब चलती हुई गाड़ी होती है, जैसे गाड़ी गति कर रही है, ठीक है, तो इसमें आपको एक तो चलती गाड़ी है, वो शब्द ध्यान रखना है। जब गाड़ी चलती है, गति करती है, उस स्थिति में सीट और उस पर बैठे लोग, जैसे एक तो सीट होती है और सीट पर बैठा व्यक्ति, वो क्या होता है? गाड़ी के साथ गतिशील होता है। क्या होगा? सीट
और उस पर बैठा जो व्यक्ति होता है वो किसके साथ, गाड़ी के साथ क्या होता है, गतिशील होता है या गतिशील अवस्था में रहता है। लेकिन जो सीट है, ठीक है, व्यक्ति गाड़ी के साथ गतिशील है और जो सीट है वो भी क्या होता है, गाड़ी के साथ गतिशील है। लेकिन हम बात करें उस गाड़ी के सापेक्ष, तो गाड़ी के सापेक्ष यदि हम बात करें तो गाड़ी के सापेक्ष हम किस अवस्था में रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं। तो गाड़ी के सापेक्ष हम विराम अवस्था में रहते हैं। चलती गाड़ी है उसकी स्थिति में बात करें तो सीट और व्यक्ति गति करते हैं, लेकिन जब हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं उस स्थिति में हम गाड़ी और हम, तो गाड़ी तो गति कर रही है और हम क्या है, विराम अवस्था में हैं। जब उस स्थिति की बात की जाए, उस स्थिति में अब हम देखते हैं कि जब ब्रेक लगता है, जब ब्रेक लगाया जाता है, तो जैसे ब्रेक लगता है उस स्थिति में क्या होता है कि गाड़ी जो है वो प्रारंभ में गतिशील थी, ब्रेक लगने से वो विराम अवस्था में आती है। उसके साथ सीट है वो भी विराम अवस्था में आ जाती है। हमारे पैर और जो शरीर का निचला हिस्सा है वो भी विराम अवस्था में आने लगता है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो है वो क्या करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात ऊपरा जो भाग होता है वो गतिशील बने रहना चाहता है। इसका मतलब वहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, जड़त्व उत्पन्न हो रहा है, इस जिसके कारण क्या होगा, गाड़ी रुकेगी और हमारा जो शरीर है वो आगे की ओर गति करेगा। अर्थात मुंह के साथ जो हमारा पूरा सर है और धड़ है वो गति करेगा, और गति करेगा तो हम आगे किसी कठोर सतह से, किसी सीट से टकरा सकते हैं, और टकराने से क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जो सीट बेल्ट होते हैं वो एक सेफ्टी का काम करते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, जैसे ही गाड़ी विराम अवस्था में आती है तो हमारा शरीर उसका विरोध करेगा, तो सीट बेल्ट क्या करते हैं, उस विरोध के समय जैसे हमारे आगे लग रखे हैं, तो उस स्थिति में जब विरोध होगा तो सीट बेल्ट है वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बस, कार आदि में सीट जो है वो सुरक्षा बेल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, उसका उपयोग किस प्रकार से कर सकता है। और जब ब्रेक लगता है तो आगे कोई भी पैनल है उससे व्यक्ति टकराएगा, तो टकराने से दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना जब होती है तो उस स्थान हम घायल भी हो सकते हैं। अतः इन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सीट बेल्ट है उसका सामान्यतः उपयोग है वो करा जाता है या किया जाता है। ठीक है, और यदि सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया जाए उस स्थिति में हम क्या हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं और हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ठीक, अब अगला है, बस के अचानक चल पड़ने से हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। एक उदाहरण ये भी बनता है, जब बस अचानक चलती है उस स्थिति में हम पीछे की ओर क्यों गिर पड़ते हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बस के अचानक चल पड़ने से जब बस अचानक चलती है, चल पड़ने से हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। इसका मतलब जब बस अचानक चलती है तो उस स्थिति में हम पीछे की ओर क्यों गिरते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक बस है और बस के अंदर हम बैठे हैं, जाहिर सी बात है। अब बस के अंदर बैठे हैं तो बस से प्रारंभ में क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है, और विराम अवस्था में है
इसका मतलब वो स्थिर अवस्था में है जड़त्व के कारण, और अपनी गति का विरोध भी करेगी। और इसी बस के अंदर हम खड़े हैं, ठीक है। अब खड़े हैं तो क्या होगा, बस विरामावस्था में है और हम भी बस के साथ खड़े हैं, इसका मतलब हम भी क्या हैं, विरामावस्था में। हमारा पूरा शरीर भी क्या है, विरामावस्था में है। और जब बस चलती है अचानक से, ठीक है, तो जब बस को अचानक से बल लगा के चलाया जाता है, इसका मतलब बस किस अवस्था में आ गई, गतिशील अवस्था में। ये तो होगा, बस किस अवस्था में आ जाएगी, गतिशील अवस्था में बस जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब उस स्थिति में क्या होगा, बस गतिशील हो गई तो हमारा शरीर पहले क्या था, विरामावस्था में, और हमारा शरीर उस विरामावस्था में बना रहना चाहता है, अर्थात अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। और जिससे जो पैर है, हमारे पैर, वो तो क्या होंगे, बस के साथ गतिशील हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है, धड़ है, सर है, वो क्या होंगे, विरामावस्था में बना रहना चाहते हैं। और विरामावस्था में बने जब रहना चाहेंगे तो उस स्थिति में हमारा जो धड़ है वो पीछे की ओर, या पैर है वो गति करेगी आगे की ओर, और हम इससे क्या होंगे, अवस्था में परिवर्तन होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा, तो हम क्या होंगे, आगे की ओर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं पीछे की ओर हम क्यों गिरते हैं। अब देखना ध्यान से, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई तो गाड़ी आगे गति की। अब जैसे ही गाड़ी आगे गति की तो उस स्थिति में हमारे पैर भी उसके साथ गति किए, लेकिन हमारा शरीर वो स्थिर अवस्था में, विरामावस्था में है, अपनी गति का विरोध करेगा। और जब अपनी गति का वो विरोध करेगा तो उस स्थिति में बताओ क्या होगा, तो उस स्थिति में हमारा जो शरीर है वो पीछे की ओर गिरने लग जाएगा, अर्थात हमारा शरीर पीछे की ओर गिरेगा और हम आसानी से उस स्थिति में गिर जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यदि हम गतिशील है तो गतिशील रहेंगे, स्थिर है तो स्थिर रहेंगे, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, ठीक है। अतः हमें जब बस अचानक चले उस स्थिति में सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, अन्यथा क्या हो सकती है, दुर्घटना है वो हो सकती है। तो इस स्थिति का हमें विशेषकर जो है वो ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब अगला है, एक और उदाहरण हम देखते हैं। मोटर कार के तीव्र गति के साथ, जब मोटर कार तेज गति से चलती है तो उस स्थिति में क्या होता है, उसके अंदर हम बैठे हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम और देखते हैं। मोटर कार के तीव्र गति के साथ, मोटर कार के तीव्र गति के साथ तीक्ष्ण मोड़, या अचानक से मान लो कोई मोड़ आ गई, पर मुड़ने पर हम एक ओर झुक जाते हैं। मोड़ पर मुड़ने पर हम एक ओर झुक जाते हैं। तो क्या कारण है कि भाई हम एक ओर कैसे झुकते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि झुकने के पीछे कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो वही कारण है कि जब हम कोई मोटर कार में बैठे हैं, उसके ऊपर गति कर रहे हैं, तो मोटर कार किस गति में करेगी, रेखीय दिशा में गति करती है, अर्थात रेखीय गति करती है। कौन करती है, मोटर कार रेखीय गति करती है, रेखीय दिशा में गति करती है, सरल रेखीय दिशा में गति करती है। और जब मोटर कार गति करती है तो हमारा शरीर भी किस गति करेगा, सरल रेखीय दिशा में हमारा शरीर भी गति करता है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो जड़त्व की घटना होगी, उस जड़त्व के कारण जो हमारा शरीर है
वो एक सीधी रेखा में गति करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो हमारा शरीर है वो उस मोटर के साथ या मोटर कार के साथ सीधी रेखा में या सरल रेखीय गति में बने रहना चाहता है जड़त्व के कारण, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ठीक है। अब जैसे कहीं पे तीक्ष्ण मोड़ आ गई, तीक्ष्ण मोड़, ठीक है, अचानक से तीक्ष्ण मोड़ आ जाती है। अब इंजन के द्वारा एक असंतुलित बल लगता है। जैसे मान लो ये मोटर कार चल रही है तो अचानक से ऐसे मोड़ आ गई, तो उस स्थिति में इंजन के द्वारा एक असंतुलित बल लगता है। जैसे यहाँ पे ये, ठीक है, तो असंतुलित बल लगता है, असंतुलित बल लगता है। किसके द्वारा? उस मोटर कार के द्वारा। इंजन जो होता है उसके द्वारा असंतुलित बल लगता है। और ये बल क्या करता है? मोटर कार की दिशा को बदल देता है। जब असंतुलित बल लगाया जाता है तो उस स्थिति में ये बल मोटर कार की दिशा को बदलता है। लेकिन ठीक है, इस बल के कारण मोटर कार की दिशा बदल जाती है और मोटर है वो मोटर कार किसी दूसरी दिशा में धीरे धीरे मुड़ने लगती है। किंतु क्या होता है, उस स्थिति में मोटर कार तो मुड़ जाएगी, लेकिन लास्ट में देखो होगा क्या कि व्यक्ति जो है वो एक सरल रेखा में बने रहना चाहता है। इसके ऊपर तो बल लगा और ये थोड़ी घूमने लगी, लेकिन व्यक्ति है वो एक सरल रेखा या सीधी रेखा में ही बने रहना चाहता है। किसके कारण? अपने जड़त्व के कारण, अर्थात अपनी जड़त्व के कारण वो एक सरल रेखीय गति में बने रहने का प्रयास उसके द्वारा जो है वो किया जाता है। अतः तीक्ष्ण मोड़ पर गाड़ी के अचानक मुड़ने से, ठीक है, तीक्ष्ण मोड़ पर गाड़ी के अचानक मुड़ने से, अर्थात गाड़ी के ऊपर जब इंजन के द्वारा असंतुलित बल लगाया जाता है तो उस स्थिति में जब व्यक्ति अचानक से मुड़ता है तो अचानक मुड़ने की स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति का शरीर जो गाड़ी के ऊपर बैठा है तो वो कुछ साइड में झुक जाता है। तो ये मुख्य कारण है किसके? जड़त्व के कारण, अर्थात न्यूटन की गति के प्रथम नियम जो है उस प्रथम नियम के आधारित कुछ उदाहरण है वो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा सेकंड, इसके बाद में ये हमने प्रथम नियम के कुछ उदाहरण जाने। सेकंड जो है वो आता है जड़त्व व द्रव्यमान। जड़त्व व द्रव्यमान। अब देखो इसको यदि हम परिभाषित करें तो हमें पता है कि किसी वस्तु का एक ये प्राकृतिक गुण होता है, कौन? जड़त्व है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको गतिशील बने रहना चाहती है, स्थिर है तो वो स्थिर बने रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगे। तो जड़त्व होता क्या है? एक वस्तु का प्राकृतिक गुण है जो उस वस्तु की अवस्था में या उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, वो क्या होता है? जड़त्व होता है। ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं कि जड़त्व जो है वो भार के समानुपाती होता है। ठीक है। इसका मतलब किसी वस्तु का भार अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी क्या होता है? अधिक है। और यदि किसी वस्तु का भार कम होता है तो उससे वस्तु का जड़त्व भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जड़त्व भार के समानुपाती होता है। ठीक है। अब जड़त्व, भार और ये द्रव्यमान। जड़त्व क्या होता है? एक वस्तु का अभिलाक्षणिक गुण होता है जो जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व है उसकी तुलना हम भार से कर सकते हैं, इसके समानुपाती होती है, भार के समानुपाती होती है जड़त्व है। यदि वस्तु का भार अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा, और यदि वस्तु का भार कम है तो जड़त्व भी क्या होता है? कम होता है। तो ये आपको एक दो बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो
तो जड़त्व है समानुपाती भार। ठीक है, तो एक ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले, एक तो कार है और एक ट्रक है, अब दोनों की टक्कर होती है तो उस स्थिति में नुकसान किसका होगा? तो कार का होगा, क्योंकि कार का यदि भार देखें वो कम होगा। तो भार क्या होता है? W बराबर mg होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल, वो होता है भार होता है। तो भार कम होता है और ट्रक का भार अधिक होता है। ठीक है, तो अधिक भार होगा, इसका मतलब ये जड़त्व अधिक होगा, इसका कम होगा, तो इसको ज़्यादा हानि होती है, ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। तो इम्पोर्टेंट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो किसके समानुपाती होता है? उसके जड़त्व है। यानी जड़त्व का निर्धारण हम वस्तु के द्रव्यमान से कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात उसके भार से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो W बराबर क्या होता है? m इंटू जी होता है। तो g का मान तो फिक्स होता है 9.8, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो वस्तु का जो भार होता है वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा कि जो जड़त्व होता है वो किसके समानुपाती होता है? भार के समानुपाती। इसका मतलब भार बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जड़त्व है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। जैसा हम समीकरण से इसको समझा सकते हैं। तो ये आपको एक दो बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने से, किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ने से क्या होगा? उसका जड़त्व बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होता है तो उसका जड़त्व भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा न्यूटन की गति के प्रथम नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके आधार पे हमने कुछ इसके उदाहरण जो न्यूटन की गति से संबंधित, प्रथम नियम से संबंधित है, उसको जाना। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान और उसका जो जड़त्व है, उसका भार है, उसमें क्या संबंध होते हैं, तो हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना। और हमारा अगला जो वीडियो होगा तो उस वीडियो में हमने इसमें पढ़ना है संवेग क्या होता है, संवेग। तो संवेग भी हमें इसके अंदर पढ़ना है। और उसके बाद में हम जो सेकंड और थर्ड नियम है वो अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं।